हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है स्टैंडर्ड 8 और हिंदी गुजरात बोर्ड से। और आज हिंदी के अंदर हम करने वाले हैं सबसे पहले पत्र एवं डायरी कैसे लिखा जाता है। चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पूरी तरह से हम आपको समझाएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है और कुछ भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट्स करना है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं अभ्यास के द्वारा। अभ्यास में लिखा है प्रश्न नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा या फिर प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। नाम है हमारे मित्र का रमेश पुरोहित जी। उसका घर का नंबर है 4, आकाश गंगा सोसाइटी का नाम है। रोड है डेरी रोड और राजकोट, 27/12/2013। अब मित्र को लिख रहे हैं कि प्रिय मित्र हितेश, जो यहाँ पर आया है दैट इज रमेश भाई, यानी कि मैं हूं। ठीक है, और हितेश भाई मेरा मित्र है। तो मित्र को मैं लिख रहा हूं कि प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास पे था और मैं कल ही लौटा हूं। कन्याकुमारी भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और ये तमिलनाडु राज्य में आया हुआ है। भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर आया हुआ बहुत ही खूबसूरत सी जगह यानी कन्याकुमारी है। यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले तो दादर जो कि बॉम्बे में आया है, वहां से हम ट्रेन पकड़ी और मद्रास एक्सप्रेस के द्वारा हम चेन्नई पहुंच गए। हम वहां पर मीनाक्षी मंदिर के पास एक मीनाक्षी होटल थी, वहां पर हम ठहरे। वहां पर दिसंबर का महीना था, काफी ठंड लगी हुई थी। दूसरे दिन में हमने एसटी बस के द्वारा कन्याकुमारी को चल पड़े। सारा मार्ग नारियली के पेड़ से भरे हुए था और हरियाली देखकर मेरा मन तो झूम उठा था भाई। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पे भारी भीड़ देखी। लोग वहां पर सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित हुए हैं और सूर्य भी ऐसा भव्य रूप मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, इतना बढ़िया था। अगले दिन हम कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और स्वामी विवेकानंद का शिला स्मारक देखने चले गए। विवेकानंद जी की ये सुंदर मूर्ति खूब ही दर्शनीय है। और हमने कन्याकुमारी के बाजार में शंख, सीपे और कई सारी वस्तुएं ली और एल्बम भी खरीदे। कुछ चित्र भी मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। शेष कुशल मंगल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र विनय। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को आपको पत्र लिखना है, यानी आपके वर्ग शिक्षक, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लास टीचर। तो सबसे पहले 25 आशा सदन, 25 हमारा जो ब्लॉक है उसका नंबर है और आशा सदन हमारे घर की नाम है, यानी कि सोसाइटी का नाम है। महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर जी, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंडी लगी और मुझे बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि वह मलेरिया का बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य अच्छा होने पर कम से कम 1 सप्ताह तो जरूर लगेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करें। इस बीच में मेरी पढ़ाई का जो भी नुकसान होगा ना, मैं स्वस्थ होने के बाद उसे पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में अपने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल साहब है उसको पत्र लिखिए। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सरदार विद्या मंदिर नडियाद, 15/10/2013। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिक के संबंधी पुस्तक न होना। आदरणीय गुरु जी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के अंदर पुस्तकालय के साहित्य के पुस्तक की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में कविता, कहानियां और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान के संबंधी कोई भी पुस्तक हमें नहीं मिल पाता है। वैज्ञानिकों जीवन के बारे में जानने वाली जीवनी के संबंध में पुस्तक को एक भी नहीं है। अब हमारे जीवन के अंदर विज्ञान है तो वैज्ञानिक भी है, और वैज्ञानिक बनने के लिए उसकी जीवनी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव और विज्ञान के प्रति रुचि हमें जागरूक करवाती है। पुस्तकालय में इसका अभाव हमें बहुत खटकता है। आशा करता हूं इस अभाव की पूर्ति पर आप जरूर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अवश्य है। अब बात करेंगे कि अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस के द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे। तो उसमें उत्तर है, मेरा प्रेम प्यारे रामू,
अंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने के लिए ढेर सारी बधाइयां। अब पूछो कि अंतर विद्यालय मतलब क्या होता है? तो हमारी जो सिटी लेवल के लिए जो इंटर स्कूल की जो एग्जाम होती है उसमें इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन होती है उसको कहते हैं। और उसके लिए मैं तुम्हें टाइटन की घड़ी भेज रहा हूं। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। है ना? अब उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, ये अपने मित्र को कंप्यूटर पे ईमेल के द्वारा बताना है। तो क्या लिखेंगे? तो उसका उत्तर है प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया है, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। अब मैं नित्य यानी हर रोज प्रातः काल यानी कि सुबह व्यायाम शाला जाता हूँ। वहां तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योगाभ्यास भी करता हूँ। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय मिलता है तो दूरदर्शन यानी कि टीवी भी देख लेता हूँ। अपहरण के साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में भी जाता था। शाम के वही पर हमारे दुकान पर जाता था और 8 बजे तक पिताजी के साथ में लौट आता था। रात को वापस से दूरदर्शन देखता था, बहन के साथ कैरम और चेस खेलता था। इस तरह से छुट्टी में कब दिन बीत गए इसका पता ही नहीं चला। तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। प्रशासनिकीय शब्दों का क्या क्या होता है? जैसे अधीक्षक महोदय, प्रभारी जी, आयकर, प्रशासन, इन सब के बारे में हम कैसे वाक्य बनाएं? तो यहाँ पर वाक्य है अधीक्षक। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो समाचार विभाग में अधीक्षक रहे। प्रभारी, उससे सूचना विभाग के प्रभारी पर पद संभाला। आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। और प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन में कोई सक्रियता नहीं दिखाई दी। तो ये हमने बनाए सारे के सारे वाक्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम वापस से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक पूरे दिन का अनुभव का विवरण करिए। तो उसमें उत्तर है अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग थी और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात का था कि डांडिया रास खेलने देखने का मजा ही मिलेगा और अलग अलग प्रकार के वाद्य है उसके मधुर धुने कानों को रस घोल देगी। परंतु चिंता इस बात की थी कि कुछ दिनों के बाद फर्स्ट टर्म एग्जाम यानी प्रथम सत्र की परीक्षा भी होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय में मुझे इतनी अरुचि क्यों थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर आखिरकार मैंने निश्चय कर लिया। ये आपको लिखना चाहिए ना। उसके बाद बातेंगे वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने पर आपका अनुभव कैसा था? तो उसमें लिखा है मुंबई, शहर का नाम लिखेंगे, 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरी याद का घटना बन गई है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया था और विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोलने लगा। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर जैसे सरस्वती माता विराजमान हो गई हो। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे वो। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती माता का वरदान बन गया था। अब बात करते हैं अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो वो है 17 नवंबर 2013। आज का दिन, आज का दिन सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए मां से 20 रुपए लिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद रहेगा? इससे 5 रुपये तो बस किराए में लग जाएंगे थे। मैंने मेले में जाने के लिए निकल पड़ा। मेरे मामा जी आ गए। वे बोले मेला देखने मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं आज मेले का आनंद लेता हूं तुम्हारे साथ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हो गया और फट 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 करती हुई हमारी बाइक सड़कों पे हवा से बातें करती हुई मेले में हमने बहुत घूमे, खूब आनंद किया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी की और इनाम भी जीता। चरखी पर बैठा और हाँ, हाथी की सवारी का तो जो आनंद आया है, हाँ, इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे कि जेब में अभी पड़े थे। मेले में घूमने का यह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊंगा। इसका श्रेय मेरे मामा जी का है। आगे है हमारा कि बड़ों से पूछकर पता करो
कि हम जो पत्र लिखते हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं और कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर है। हम जो पत्र लिखते हैं ना, वे पत्र हम डालते हैं लेटर बॉक्स में, यानी पत्र पेटी में डालते हैं। वहां से ले जाते हैं हमारे डाकिया अंकल, यानी पोस्टमैन अंकल, उसे डाकघर ले जाते हैं और डाकघर में अलग अलग पत्रों को अपने पतों के हिसाब से पत्रों को, लेटर को बांटा जाता है, अलग किया जाता है। एंड फिर उसको ले जाते हैं रेल के द्वारा दूसरे शहर के डाकघर के अंदर, और वहां पर फिर अलग अलग स्थान के हिसाब से वापस से बांटा जाता है। इस तरह से डाकिया हमारा सारा काम करता है और हम तक हमारा डाक यानी कि लेटर पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल, ये 3 तरीके से एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। आगे है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का पिन कोड नंबर क्या है, जिसको कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, है ना, इसका कोड क्या है? तो मैं रहता हूं मकरपुरा में, बड़ौदा में, तो यहाँ का है 390018, तो ये मकरपुरा का। और इस तरह से गुजरात के ज्यादातर जो नंबर होते हैं ना, वो 3 डिजिट से शुरू होते हैं एंड उसके अंदर पिन कोड हमेशा 6 डिजिट के होते हैं। ये खास याद रखिएगा बच्चों। आपके घर डाक देने कौन आता है? तो हमारे घर में डाक देने के लिए तो डाकिया और दूसरे हमारे कुरियर वाले भैया, यानी कुरियर अंकल, एंड दूसरे हैं हमारे डाक बाबूजी। प्रश्न नंबर 5, डाकिए और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर कोई 3 प्रश्न पूछिए और प्रश्न उसके उत्तर यहाँ पर है। डाकिए से बातचीत हुई, प्रश्न था आप डाक सेवा में कब से हैं? तो डाकिए बाबू ने कहा कि मुझे तो सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। इस सेवा में आपको क्या सुविधा मिलती है? इस सेवा में हमें वेतन यानी कि सैलरी मिलते हैं, इसके अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है, और इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है और नौकरी में अवकाश छुट्टी भी मिलती है, और जब हमारी नौकरी छुट्टी हो जाती है तो हमें पेंशन भी मिलता है। अच्छा, लोगों का व्यवहार आपके पास कैसा होता है? तो डाकिया बाबू ने कहा लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंतजार करते हैं और हमारे प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अरे वाह, कितना अच्छा है जीवन। हाँ, अब कुरियर बाबू यानी कुरियर बाबू अंकल से पूछा कि आपका काम आपको कैसा लगता है? तो कुरियर वाला अंकल है बोला काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्र और पार्सल को उसी दिन पहुंचाना वहां पर कठिन काम है। बारिश के दिनों में तो बहुत तकलीफ पड़ती है भाई। अच्छा, तो क्या आप अपने काम से खुश हैं? हाँ हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अपने काम से समाज सेवा का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या सुविधाएं मिलती है? कुरियर वाला कहता है हमें हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है और कंपनी की ओर से हमें रेल यात्रा और बस यात्रा के पास मिल जाते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर है, संदेश व्यवहार में अलग अलग चित्र देखिए और समझिए। सबसे पहले तो ये है जो कबूतर जा 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 करके कबूतर हमें पत्र भेजता था, है ना। फिर ये देखिए राजा का संदेशा लेके आया है, ये है ना, तो राजा को संदेशा दूसरे राजा का बता रहा है। फिर आया डाक, इस डाक बॉक्स में डालते हैं, अलग अलग प्रकार के डाक होते हैं, ये पोस्ट कार्ड है और ये एनवोलेप है ना। और फिर आया मोबाइल में SMS और ये आ गया ईमेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने के प्रशिक्षित कबूतरों के द्वारा पत्राचार होता था, फिर यह काम संदेश व्यवहार के द्वारा होने लगा। राजा महाराजा के जमाने में पैदल या घुड़सवार के द्वारा संदेश व्यवहार संदेश पहुंचाने का काम करता था। अब आया आधुनिक युग। आधुनिक युग के अंदर डाकघर पत्राचार दायित्व संभाल ले। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, पर अब निजी पत्रों में गोपनीयता के कारण से लिफाफे में पैक करके अंतर्देशीय पत्र का उपयोग किया जाता है। और आजकल तो टेलीफोन संदेश व्यवहार श्रेष्ठ साधन है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा से हम एक दूसरे को अलग अपने क्षेत्र के द्वारा अद्भुत क्रांति लाए हैं, और इसमें SMS और ईमेल का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं पत्र और डायरी। टेलीफोन और मोबाइल ईमेल की ऐसी अत्याधुनिक सुविधा के बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी एक महत्व है। मित्र, परिवारजनों, संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने का अवसर आते ही हम पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब पत्र लेखन की क्या क्या बातें हो जरूरी है, जैसे व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं चाचा मामा दादा और मित्र को,
है ना। परिवारजनों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, उसमें निमंत्रण पत्र होता है, बधाई पत्र होता है, आश्वासन पत्र होता है, अनुमति परमिशन वाला होता है और प्रार्थना रिक्वेस्ट वाला भी होता है। और कार्य के हिसाब से, यानी कि जो हम ऑफिस में काम करते हैं ना, वहां पर हमारे अधिकारी को उसके बारे में जानकारी देना या शिकायत करना, उसके भी पत्र होते हैं। और आता है व्यावसायिक पत्र। ये पत्र में व्यापारियों के संबंधी जानकारी या वस्तु मंगवाने या वस्तु भेजने के लिए हम लिखते रहे। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा, पत्र के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर आपको पता लिखना है, वो भी पूरा, और उसके बाद लिखना है दिनांक यानी कि डेट। जिसे पत्र लिखना है उसका नाम आपको बाईं ओर लिखना है, वो भी बहुत ही अच्छी भाषा में संबोधन के साथ। इसके बाद पत्र में मुख्य कलेवर, विषय वस्तु और उसकी प्रस्तुति है। पत्र में अंत में नीचे बाई की साइड के अंदर पत्र लिखने वाले का संबंध और उसका नाम लिखना पड़ता है। पत्र में मित्र या सखी है तो उस छोटे और बड़े के साथ तुम, ऐसा वगैरह सर्वनाम का सही इस्तेमाल करना है। बड़े हैं तो आप बोलना पड़ता है, छोटे हो तो तुम कहना पड़ता है। ये सर्वनाम का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। और पत्र अधिक लंबा न होकर आवश्यक बात को ही करिए ताकि बहुत ही सुंदर लगे। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि आप जो बताना चाहते हैं वो सामने वाला समझ सके। अब यह यहाँ पर संबोधन, अभिवादन और उसकी लिखने की यहाँ पर तरीका है। जैसे पिता है तो हमें उसको कैसे अभिवादन करना चाहिए और पत्र की समाप्ति पर क्या लिखना चाहिए। पुत्र है तो आपको अभिवादन कैसे करना है और अंत में क्या करना चाहिए। तो इसको आपको कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। और ये बहुत जरूरी है कि आप सामने वालों को किस तरह से मान सम्मान देते हो और आपका उसका रिलेशन कैसे बताते हो। इसके द्वारा पता चलता है कि आपका पत्र कितना अच्छा है। इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने दिए हैं और उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। प्रत्येक पत्र की विशेषता है, समझिए और यह ध्यान में रखिए कि पत्र के अनुसार पत्र में खास तौर पे कौन सी बातें लिखी जाती है। अब बात करेंगे डायरी लेखन। प्रतिदिन घटनाएं, अनुभव को लिखते हैं तो उसको डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी में जो लिखा जाता है उसको संक्षिप्त और क्रमबद्ध होना चाहिए। तिथि का साथ किया हुआ घटना विवरण डायरी लेखन के अंदर बहुत जरूरी है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टिक्का टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि अपने जीवन के संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। डायरी में लिए गए हिंदी में दैनिक या दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डेली का हम उसमें अपडेट करते हैं। कभी कभी कोई साप्ताहिक तरीके से लिखता है, कोई पखवाड़िक पाक्षिक के हिसाब से लिखता है, तो कोई मंथली मासिक के हिसाब से भी लिखता है। अब बात करते हैं डायरी की विशेषता क्या है। तो डायरी जो है उसके अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, शॉर्ट एंड सिंपल, सारगर्भित और वास्तविक होना चाहिए। डायरी में लेखन स्थान, तिथि, घटना का संपूर्ण तथ्य मिलना चाहिए, ये आवश्यक है। डायरी में लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटी और कल्पना, चित्रात्मक आवश्यकता विस्तार से बचना चाहिए। हो सके तो इस चीज का कभी उल्लेख ना करें। अब है डायरी लेखन के लाभ। इसमें जीवन में बहुत सारी घटना की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं, दिन भर के अच्छे बुरे कामों का विवरण उसका उल्लेख रहता है और धीरे धीरे करके हमारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के पिछले अनुभव को वापस से याद करके उसकी जानकारी, उस संबंधित व्यक्ति की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से ले सकता है। तो ये था हमारी पूर्ण जानकारी जो का था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था पत्र एवं डायरी। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो आप अपने मित्र को जरूर शेयर करिएगा। कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।